हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो हम लोग क्या चल रहा था बेसिकली आप लोग को हम लोग देख रहे थे संवहन। ठीक है, संवहन तंत्र पढ़ाई हो रही थी आपके क्लास 10th बायोलॉजी की। ठीक है, तो हम लोग जो आपका जैव प्रक्रम है, ठीक है, जैव प्रक्रम से पोषण देख लिया है। ठीक है, हमारे श्वसन देख लिए हैं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? परिवहन तंत्र या संवहन तंत्र। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप लोग की चल रही है। और ये क्या है, आपका जो मैट्रिक बोर्ड है आपका 2025 में आने वाला, ठीक है, उस जो भी देंगे बच्चे उनके लिए है स्पेशली आपके। बेसिकली तो आप सब लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जो है वो इससे क्या है, आपकी एक सीक्वेंस से सारी वीडियो लेक्चर अपलोड की जा रही है। ठीक है, साथ में क्या हो रहा है आपका, जो साथ में जो क्वेश्चंस है, ठीक है, यहाँ हम पढ़ाते के साथ साथ क्वेश्चन भी कराते चल रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट बनेगा, जो तरीके से वो एट अ टाइम बनेगा, ठीक है, तो बहुत ही सही तरीके से है। तो आप लोग बने रहिए, पूरा का पूरा वीडियो के साथ रहिएगा। ठीक है, तो क्या है, पिछले क्लास तक हम लोग क्या पढ़े थे? जो श्वसन है बेसिकली संवहन। संवहन में क्या पढ़ा था हमने? जो मानव में जो संवहन किस तरीके से होता है, ठीक है, उसको हम लोग देख रहे थे। तो हृदय देखा, हृदय से रिलेटेड क्या थी? रक्त थी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, संवहन तंत्र के बारे में जाना था। संवहन तंत्र के बारे में जानने के बाद क्या था? संवहन तंत्र के मुख्य अवयव क्या है आपके मानव में क्या है? मैंने हृदय बताया था। ठीक है, रक्त नलिका है, अभी बाकी है। वहन माध्यम बताया था जिसमें रक्त एवं लसिका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने उसको बताया। तो रक्त को देखो क्या होती है, रुधिर कणिकाएं होती है, और आपकी द्रव्य अवयव होते हैं। ठोस में रुधिर कणिकाएं में क्या क्या होती है आपकी? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स, ये सब मैंने बता दिया है। फिर द्रव्य भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं, जो आपका कितना परसेंट होता है? 55% होता है। ठीक है, इसमें 90% जल होता है, बाकी क्या होते हैं? एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन, ये सब क्या होते हैं? हमारे प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और आपके खनिज तत्व पाए जाते हैं। लाल रक्त कणिकाएं क्या आती है? जो O2 CO2 का वहन करती है। श्वेत रक्त कणिकाएं जो हमारे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और आपके रक्त के थक्का जमने में हेल्प करता है कौन? आपका प्लेटलेट्स, और यहाँ से फाइब्रिनोजेन यानी कि प्लाज्मा से। फिर लसिका के बारे में बताया गया था कि जिस तरीके से रक्त हमारे पूरे शरीर में संवहन करता है, उसी तरीके से लसिका भी है, जो कि उसमें रक्त, लाल रक्त कणिकाएं तो नहीं होती है, लेकिन आपके WBC के सेल्स होते हैं, कुछ टिश्यू फ्लूइड होते हैं, उत्तक द्रव होते हैं, जिसको वो वहन करती है। जिस तरीके से देखो आप, है ना, हमारा रक्त भी वहन कर रहा है, उसी के पैरेलली में आपके लिम्फ भी आपके फ्लो कर रहे हैं। लिम्फेटिक सिस्टम को फिर मैंने बताया था, यानी कि लसिका तंत्र के देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से ये वहन करती है। ठीक है, फिर उसके बाद मनुष्य का हृदय, मनुष्य के हृदय के बारे में मैंने बताया था कि मानव हृदय में क्या होती है? 4 वेस्म होती है, दायां लिंद, बायां लिंद, आपके दक्षिण यानी कि दायां निलय और बायां निलय। तो 2 निलय 2 आपके अलिंद होते हैं, इस तरीके से बताया हुआ है। फिर सारे पार्ट्स, ऊर्ध्व महाशिरा, निम्न यानी कि अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिराएं बताई हुई है। आपकी फुफ्फुस धमनी होती है, फुफ्फुस शिरा होती है। ठीक है, आपकी महाधमनी होती है, द्विदलीय कपाट होते हैं आपके वाम अलिंद यानी कि बायां अलिंद और बायां आपका नीलय में, और त्रिदलीय कपाट होता है आपका दायां नीलय और बायां अलिंद के बीच में, दायां अलिंद के बीच में। ठीक है, इसके बाद हृदय की क्रिया विधि, बेसिकली जो मैंने सारा एक्सप्लेन किया था आपको, ठीक है, जो चीजें क्रिया विधि, बेसिकली जो आपका स्ट्रक्चर है हृदय का, उसी में मैंने क्रिया विधि साथ में ही पढ़ा दी थी। ठीक है, तो आज भी फिर से देख लेते हैं, यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको क्या था? शरीर के सभी भागों से क्या होता है? अशुद्ध रक्त जो विऑक्सीजनित है, यानी ठीक है, रक्त को ग्रहण करता है कौन? ये हृदय के बारे में है। ठीक है, तो किसके द्वारा ग्रहण करता है आपको पता है? ठीक है, महाशिरा के द्वारा। किसके द्वारा? महाशिराओं के द्वारा। ठीक है, जो महाशिराएं हैं उनके द्वारा क्या होता है? अशुद्ध रक्त का ग्रहण करती है हृदय, फिर उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीकरण के लिए कहाँ भेजती है? शुद्ध रक्त होने के लिए, ठीक है, के द्वारा शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है। किसके द्वारा भेजा जाता है? ये आपको कहाँ भेजा जाएगा, किसके द्वारा? या यहाँ पे लिख सकते हो फुफ्फुस, क्या होगा? फुफ्फुस अशुद्ध रक्त का वहन कर देगी, धमनी, ठीक है, वहां शुद्ध होएगी फेफड़े में, फिर वहां से क्या होगा? भेजा जाता है पुनः शुद्ध रक्त कहाँ आएगा आपको? फेफड़े से कहाँ आती है? ग्रहण करती है कौन? आपका हृदय ग्रहण करता है। किससे? किसके थ्रू ग्रहण करेगा?
फुफ्फुस शिरा के थ्रू, किसके थ्रू? फुफ्फुस शिरा के थ्रू आपका ग्रहण होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, भागों में पंप कर देता है, पूरे शरीर के विभिन्न भागों में क्या कर देगा, पंप कर देता है, जिससे संपूर्ण शरीर में क्या होगा, रक्त का परिसंचरण होता है। हृदय की क्रिया इसकी पेशीय भित्ति के संकुचन के द्वारा संपादित की जाती है। यानी ये जो इस तरीके से आपका फ्लो हो रहा है कि ग्रहण हो रहा है आपका, ठीक है, फिर वापस से भेजा जा रहा है फेफड़े को, फिर फेफड़े से वापस लिया जा रहा है, देन फिर वापस से शरीर में इसको पूरे रक्त को संचरण किया जा रहा है। तो ये जो होता है, ये आपके जो हृदय है ना, उसकी भित्ति यानी कि मसल्स के थ्रू, पेशीय के थ्रू आपके ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन या संकुचन है प्रसारण चल रहा है। कैसे होता है, सो देखो, ठीक है। क्या होता है, हृदय के वेश्मों यानी कि अलिंद और नीलय में बारी बारी से क्या होता है, संकुचन होता है तथा शिथिलन होता है, संकुचन और शिथिलन होता है, जिसमें क्या होता है, हृदय के वेश्मों का संकुचन को क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं, तथा शिथिलन को क्या बोला जाता है, डायस्टोल। बेसिकली काम को समझते, देखो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा हृदय रहा। हृदय में कैसे काम होते हैं सो समझो। जब ये आपकी दो प्रक्रिया होती है, संकुचन है, हृदय में संकुचन होता है और शिथिलन, क्या होता है, शिथिलन, ठीक है। शिथिलन का क्या है, यानी संकुचन कब होगा, शिथिलन कब होगा, जिसको आपके कार्डियक साइकिल बोले जाते हैं, ठीक है। कार्डियक साइकिल में आपका इस तरीके से बटा होता है, टाइमिंग आपकी 0.8 सेकंड की होती है एक हृदय का साइकिल, ठीक है, 0.8 सेकंड का होगा। क्या होगा इसमें, सो देखो इस तरीके से आपके बाटे होते हैं, ठीक है, 0.1 सेकंड, 0.3 सेकंड और 0.4 सेकंड। 0.1 सेकंड में क्या होता है, क्या होगा 0.1 सेकंड में आपका दोनों अलिंद जो है, यानी अलिंद का क्या होगा, संकुचन, क्या होगा, संकुचन, ठीक है, दोनों अलिंद का संकुचन होगा। इसमें क्या होगा, दोनों नीले का संकुचन होगा, नीले का संकुचन होगा, ठीक है। और ये जो 0.4 सेकेंड है, इसमें क्या होगा, दोनों नीला एवं और इसके दोनों का क्या होगा, शिथिलन होगा, जिसको ज्वाइंट डायस्टॉल बोला जाता है। यानी कि अलिंद और नीलय होगा, क्या होगा, शिथिलन होगा, जिसको बोला जाता है ज्वाइंट डायस्टॉल। शिथिलन वर्ड है, डायस्टॉल के लिए, संकुचन के लिए क्या वर्ड है आपका, सिस्टोल, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? अब समझते हैं इसको, जो मैंने बनाया अभी जस्ट इसको समझते हैं कि क्या है। तो देखो हमारा जो अलिंद है, मैंने इस तरीके से जो हाथ किया है, ये ऊपर हमने अलिंद को दिखाया है, और ये क्या है आपका, नील है, अलिंद नील है, ठीक है। तो क्या होता है, आपको मालूम है अलिंद के पास क्या होता है, अलिंद के पास क्या होता है आपका, दोनों साइड से, यानी एक साइड से आपका अशुद्ध रक्त, ठीक है, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त हमारा दायां अलिंद में आ रहा है, और आपके फेफड़ा से शुद्ध रक्त बायां अलिंद में आ रहा है। यानी आया एक ही टाइम पे, कहा, दोनों अलिंद में ही, एक साइड अशुद्ध रक्त आया है, एक साइड क्या है, यानी आपके दायां अलिंद में क्या आया है, अशुद्ध रक्त, बायां अलिंद में क्या आया है, शुद्ध रक्त, ठीक है। दोनों आ गया यहाँ पे, तो दोनों यहाँ पे क्या, और उसकी फीलिंग हो रही है। फिर क्या होगा, यानी ये इस तरीके से है, इसकी क्या होगी, अब संकुचन होगी, इसकी क्या होगी, संकुचन। तो ये जो संकुचन हो रहा है वो कितने सेकंड में हो रहा है, 0.1 सेकंड में हो रहा है, ठीक है, 0.1 सेकंड में हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको संकुचित किया। अगर संकुचित होगा तो इसका सारा ब्लड कहाँ आएगा, आपके यहाँ, कहाँ आएगा, नीले में आएगा। नीले में दोनों साइड से सेपरेटेड है ना, तो दोनों साइड में आपके आएंगे, यानी कि दाया अलिंद से ब्लड कहाँ आएगा, आपके दाएं नीले में, और बायां अलिंद से आपका ब्लड कहाँ आएगा, यानी रक्त कहाँ आएगा, बायां नीले में। तब दोनों साइड आपको सेपरेटली ये चीजें क्या हो रही है, सेपरेटली, एक साइड अशुद्ध रक्त, एक साइड शुद्ध रक्त का वहन हो रहा है, ठीक है। तो अब तो हमारा अलिंद सिस्टोल कर लिया, अलिंद सिस्टोल यानी कि संकुचित। देखो सिस्टोल संकुचन दोनों वर्ड सेम है तो मिल जाएगा।
तो संकुचित हुआ, सिस्टोल संकुचन हो गया। अब ये क्या होगा ना, धीरे धीरे ऐसे फैल रहा होगा, तो बहुत स्लोली फैलता है, ठीक है, यानी शीतलन इसका बहुत धीरे होता है। तब तक क्या होता है आपका, जो ये नीले में जो ब्लड भरा है, ठीक है, नीले में जो ब्लड भरा है वो क्या होता है आपका, ये अब संकुचित होता है, ठीक है। तो ये जब संकुचित होगा इसका, तो 0.3 सेकेंड लगेगा। कितना सेकेंड? 0.3 सेकेंड। तो ये इसने अब क्या किया, संकुचित किया। संकुचित होगा तो इसका ब्लड कहाँ जाएगा, आपके दाएं नीले से ब्लड कहाँ जाएगा, फुफ्फुस धमनी से होते हुए कहाँ चला जाएगा आपका, बोलो, फुफ्फुस धमनी से होते हुए फेफड़े में चला जाएगा। और आपका जो बायां, ठीक है, बायां नीला है, वहां से शुद्ध रक्त महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन हम पहले ही आप लोगों को समझा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे सब साथ में समझ में आए, इसलिए इसको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि जो आपका अलिंद जब संकुचित हुआ था तो उसका ब्लड दाया अलिंद दाएं नीले में, बाया अलिंद बाएं नीले में भेजा, ठीक है। अब जब अलिंद यानी कि अब जो आपका नीले से संकुचित होगा, तो ये जो संकुचित होगा इसका ब्लड कहाँ जाएगा, आपके बाएं, ठीक है, दाएं अलिंद से कहाँ जाएगा, आपका फुफ्फुस धमनी से होते हुए कहाँ जाएगा, फेफड़े में जाएगा। और बायां अलिंद, ठीक है, यानी बायां अलिंद से जो बायां नीले में आया था, बायां नीले से वो ब्लड कहाँ जाएगा, महाधमनी। कहाँ? ये महाधमनी जो है, या इसको महाधमनी चाप भी बोला जाता है, ठीक है, यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा ब्लड, पूरे शरीर में जाएगा। तो ये संकुचित हुआ पहले, उसके बाद ये संकुचित हुआ। ये धीरे धीरे फैल रहा था लेकिन उतना फैल नहीं पाता है। जब तक ये संकुचित हो जाता है उसके बाद ये इसने पूरे ब्लड को फेंक दिया। तो अब क्या होगा, दोनों साथ में क्या होंगे आपके, शिथिलन करते, दोनों क्या होते हैं साथ में। तो संकुचन संकुचन शिथिलन, संकुचन संकुचन शिथिलन, इस तरीके से आपकी चीजें चल रही है। पहले अलिंद संकुचित हुआ, फिर आपके नीले संकुचित हुआ, फिर दोनों साथ में क्या करता है आपका, शिथिलन होता है। तो इस तरीके से हमारा हार्ट का एक बीट, जो बोलते हैं ना कि एक धड़कन जो है हृदय की, वो इस तरीके से ही धड़कता है, संकुचन संकुचन शिथिलन, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपकी चीजें ऐसे, ठीक है, लगेगा कि साथ में हो रहा है लेकिन ऐसा साथ में नहीं होता है। कैसे, एक दो ऐसे, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से आपकी चीजें, जो आपका हृदय है वो इसी तरीके से क्रिया कर रहा होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाएगा ना तो हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूल पाओगे कि आपका हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। यही हार्ट की क्रियाविधि रही। तो अब क्या हुआ, महाधमनी से पूरे शरीर में आ गया ब्लड, और फिर वहां से फिर से वापस जब CO2 बन जाएगा आपके जब उत्तक है वो शुद्ध रक्त का यूज करके वापस से जब अशुद्ध हो जाएगा तो महाशिराओं द्वारा वापस से दायां लिंद में आ जाएगा, फिर से वैसी ही प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो आपका एक धड़कन जो है वो 0.8 सेकंड का होता है। इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग कि आपके 1 मिनट में कितने बीट हो जाते हैं, 0.8 सेकंड में कितना हुआ, एक धड़कन यानी एक हार्ट बीट हुई, ठीक है। तो पूरा 1 मिनट में बोलोगे तो कितना हो जाएगा, इसी रीजन से क्या बोलते हैं 72 टाइम्स आपका हार्ट बीट करता है, ठीक है। इस तरीके से हृदय की क्रियाविधि समझ में आ गई, ठीक है। वही बोल रहा है कि पेशीय भित्ति के संकुचन से होता है, ठीक है। यही संकुचन जो है कि स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, एसे नोड होता है हमारे अलिंद में, ठीक है, जो मैंने बताया था पिछले क्लास में। सब ज्यादा नहीं जानना, बस थोड़े थोड़े नाम आप लोग सुन लो। एसे नोड क्या होता है आपका, उसको वो आपके जो हम संकुचन कर रहे हैं ना, तो इसमें इसको कोई तो एनर्जी आएगी ना, कोई तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स आएगा ना। तो इम्पल्स स्टार्ट करने वाला कौन होता है हमारा, आपका एसे नोड, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया संकुचन क्या होता है, हृदय के वेशमों का संकुचन यानी कि सिस्टोल तथा शिथिलन यानी कि डायस्टोल कहलाता है, ठीक है। वेशमों में एक साथ क्या होता है, संकुचन होता है तथा शिथिलन होता है। पहले क्या होता है संकुचन, फिर आपका शिथिलन चलता है आपके इसमें हृदय के वेश में, और साथ में क्या होता है आपका शिथिलन। देखो क्या बोल रहा है, ठीक है। सिस्टोल एवं क्या होता है संकुचन यानी शिथिलन, ठीक है। संकुचन या शिथिलन नहीं होता है, डायरेक्ट आपको साथ में नहीं चलते हैं, अलग अलग है ना। देखो मैंने बोला था ना अभी कि आपका जो अलिंद का संकुचन, नीले का संकुचन अलग अलग टाइमिंग में होता है। शिथिलन वो भी नहीं, आपके पहले से आपके अलिंद शिथिलन हो रहा होता है लेकिन धीरे होता है, तब तक ये भी साथ में आ जाता है, मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों अलिंद जिस समय संकुचित होते हैं उस समय दोनों नीले में शिथिलन होता है। देखो क्या बोला, दोनों अलिंद जिस समय संकुचित होते हैं उस समय दोनों नीले में क्या होता है, शिथिलन हो रहा होता है। यानी कि जब मैंने बोला कि दोनों साथ में ऐसे आते हैं
तो फिर उसके बाद क्या, अलिंद का संकुचन स्टार्ट होगा तब, लेकिन तब तक ये और बढ़ रहा होता है, तब तक ये और बढ़ रहा होता है, ठीक है, यानी और भी शिथिलन इसमें अलिंद में, नीलय में चल रही होती है। तथा जिस समय दोनों नीलय में संकुचन होता है उस समय क्या होता है, दोनों अलिंद में शिथिलन, दोनों अलिंद में क्या होता है आपका शिथिलन होगा। इस तरीके से यानी अलग अलग टाइमिंग पे होते हैं। सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर हृदय की एक धड़कन बनाती है, जो अभी हार्ट बीट मैंने बोला ना, 1 हार्ट बीट, ठीक है। तो सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर एक हृदय की धड़कन बनाती है। ये आपका इस तरीके से है, देखो ये आपका एक कॉमन आपके एनसीईआरटी से बहुत सही समझ में आ जाएगा कि देखो इस तरीके से पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त वहन होके कहाँ आया हमारे दाया, बोलो दाया अलिंद में, फिर वहां से कहाँ गया, दाया नीलय में, दाया नीलय से कहाँ गया, फुफ्फुस धमनी से होते हुए हार्ट के पास, जहाँ क्या होगा हमारा फुफ्फुस के सिकाओं में जाके क्या होगी आपकी फुफ्फुस धमनी से ब्लड शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध होने के बाद क्या होगा आपका फुफ्फुस आपके सिरा के थ्रू, फुफ्फुस सिरा के थ्रू कहाँ आएगा, वापस से आपका बाया अलिंद में आ जाएगा। बाया अलिंद में आने के बाद वो कहाँ जाएगा, बाया नीलय में, और बाया नीलय से ये वापस से कहाँ चला जाएगा, आपके बॉडी में चला जाएगा। पूरा शुद्ध रक्त पूरे शरीर को वहन करेगा। इसका मतलब क्या है, एक ही हार्ट में यानी एक आपका बेसिकली हृदय में 2 बार, ठीक है, रक्त जो है वो 2 बार वहन आ रही है, ठीक है। ये देखो रक्त, इस रक्त के बारे में देखें हम तो एक बार आपकी पूरे की पूरी राइट साइड में जाती है, फिर वापस से आपकी गई कहाँ, फेफड़े के पास गई, फिर वहां से वापस आ जाएगी दाएं यानी कि सॉरी बाएं वाले में, ठीक है, बाएं साइड में आएगी। यानी रक्त, एक ही रक्त का अगर देखा जाए तो वो हृदय में 2 बार आ रही है ना पंप होने के लिए, कितनी बार, 2 बार, इसलिए इसको बोला जाता है द्विपरिवहन, ठीक है। इस तरीके से ये आपका चीजें चल रही है, ये पूरा बॉडी में यूज हुआ, फिर से वापस अशुद्ध रक्त, ये याद रखिएगा सीक्वेंस। अब क्या है, परिवहन का एक चक्र, परिवहन का एक चक्र को पूरा करने के लिए रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। ये मैंने अभी जस्ट समझाया कि परिवहन का एक चक्र पूरा करने के लिए रक्त जो है वो हृदय से कितनी बार गुजरता है, 2 बार गुजरता है, ठीक है। इस प्रकार रक्त परिवहन को क्या बोला जाता है, द्विगुण परिवहन, क्या बोलते हैं उसको, द्विगुण परिवहन, ठीक है, कहलाता है, यानी डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। रक्त परिवहन का एक चक्र अर्थात हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर आना या निकलना, ये क्या कहलाता है, हृदय चक्र यानी कार्डियक साइकिल कहलाता है। इसी को मैंने अभी समझाया था 0.8 सेकेंड से। ये है आपका एक कार्डियक साइकिल, जिससे कितना ब्लड पंप होते हैं याद करने के लिए बस बता दे रहे, 72 ml, और 1 मिनट में देखोगे, 1 मिनट में देखोगे तो क्या होगा, 72 ml इंटू सॉरी हाँ 70 ml कर सकते हो, बेसिकली 70 ml होता है। यानी एक बार जो एक कार्डियक साइकिल में ब्लड जो पंप किया जाता है पूरे शरीर में वो कितना होता है, 70 ml, ठीक है। तो 70 ml को आप किससे, 1 मिनट में कितना हार्ट बीट होता है, 72, यानी 72 बार वो धड़कता है, ब्लड को फेंकेगा। तो 70 इंटू 72 कितना होता है आपका, बोलो। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये 40 के पास आता है, ठीक है, यानी कि इतना ml हो जाएगा, यानी अप्रोक्स कितना हो गया, 5000, यानी कि 5 लीटर। यानी 1 मिनट में हमारे शरीर के पूरे ब्लड को हमारा हृदय जो है वो पंप कर देता है। समझो कितना फास्ट काम करता है ये, कितना सही तरीके से। आपको मालूम है कि आपके शरीर में ब्लड की अमाउंट कितनी है, 5 लीटर, ठीक है, अप्रोक्स 5 लीटर होता है एवरेज लेके चले तो उतना अगर लेके चले तो आपका जो हृदय है, ठीक है, वो 1 मिनट में 70 ml हार्ट आपका ब्लड पंप करता है, ठीक है, सॉरी एक हार्ट बीट में, ठीक है, एक बार अगर कार्डियक साइकिल हुआ, ठीक है, एक चक्र में, तो वो 70 ml है। इस प्रकार से क्या होगा, अगर हम लोग 1 मिनट में गिने तो 1 मिनट में 72 बार हमारी धड़कने हृदय धड़कती है, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, आपका अप्रोक्स 5 लीटर आता है। यानी आपका 1 मिनट में पूरा का पूरा आपके पूरे शरीर का ब्लड एक शुद्ध हो जाता है, ठीक है, यानी पंप कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका हार्ट की हृदय की क्रियाविधि, बेसिकली इतना डिटेल नहीं आएगा आपका, मैंने काफी कुछ समझा दिया आप लोगों को, ठीक है, लेकिन समझना है, इस तरीके से समझा है तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सब लोगों को। अब हम ये समझते हैं, हृदय की क्रियाविधि समझ लिया, ठीक है, रक्त भी पढ़ लिया, साथ में अब क्या होता है, आपकी जो नलिकाएं हैं, जो वहिकाएं हैं, रक्त वहिकाएं हैं, उसको पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी बार बार देख रहे हैं कि रक्त वहिकाओं में जाएगा तो कैसे जाएगा वो समझते हैं।
रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियों में क्या होता है आपकी धमनियां, रक्त केशिकाएं और शिराएं। धमनियों को क्या बोलते हैं आर्टरी, केशिकाओं के क्या बोलते हैं कैपिलरी, ठीक है, और ये क्या है आपके वेन्स, ये क्या है आपके वेन्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया है। अब धमनियों के बारे में देखते हैं, ठीक है। धमनियों के बारे में क्या बताया गया है आपका, ये शुद्ध, ठीक है, ये शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से पूरे शरीर के विभिन्न भागों में क्या करती है पहुंचाती है। हमने बताया हुआ है आप लोगों को कि धमनी का काम ज्यादातर क्या होता है, ये बचपन से आप लोग भी सुने होंगे, ठीक है, कि धमनी जो है वो शुद्ध रक्त का वहन करती है। किसका करती है, शुद्ध रक्त का वहन करती है। परंतु फुफ्फुस धमनी क्या है, हमारा अपवाद है। अगर अभी पढ़ा है तो सबको ध्यान में आ रहा होगा कि अगर धमनी सारी की सारी शुद्ध रक्त वहन करती है तो फुफ्फुस धमनी तो हमारा किसका वहन कर रहा था, बोलो सब लोग, अशुद्ध रक्त का वहन कर रहा था। कहाँ से कहाँ वहन कर रहा था, आपके जो दाया नीले है, दाया नीले से वो कहाँ जा रहा था, फेफड़े के पास जा रहा था, फुफ्फुस धमनी, ठीक है। तो वो आपका एक एक्सेप्शन हो जाता है फुफ्फुस धमनी के बारे में, जो कि क्या है अपवाद है, जो अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त का क्या करती है, इम्प्योर ब्लड का फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, ठीक है। इस तरीके से आपकी फुफ्फुस धमनी यहाँ पे क्या है अपवाद है। ये आपकी हृदय से फेफड़े में, ठीक है, इस तरीके से उल्टा लैंग्वेज है, हृदय से कहाँ, फेफड़े तक ले जाती है, ठीक है, इस तरीके से है। केशिकाओं के बारे में जानते हैं, ठीक है। केशिकाएं क्या है आपकी, केशिकाओं की दीवार, ठीक है, जल, घुले हुए भोज्य पदार्थ एवं उत्सर्जी पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या होती है पारगम्य होती है। ये जो केशिकाएं है ना, कैपिलरी जो बोल रहे हैं, वो बहुत पतली होती है। इससे आप जल को भी अंदर इस तरीके से मूवमेंट कर सकता है दोनों साइड से, ठीक है। आपके भोज्य पदार्थ भी मूवमेंट कर सकते हैं और आपके उत्सर्जी पदार्थ भी, यानी बहुत पतली होती है, बहुत पतली मतलब बहुत पतली होती है, ठीक है। इसमें और ज्यादा लेयर नहीं होता है। तो इसको क्या बोला जाता है आपका, इसलिए क्योंकि कैपिलरी क्या है, आपकी धमनी होती है थोड़ी बड़ी बड़ी मोटी मोटी होती है, ठीक है। कैपिलरीज आपके पूरे शरीर में एकदम फाइन में एक एक सेल बेसिकली टिश्यू तक आपके पहुंच जाते हैं। सोचो इतना ज्यादा माइन्यूट आपका ये पतला सा ये आपकी कैपिलरीज है, इसलिए पतली झिल्ली के समान इसका क्या होता है बाहर का लेयर होता है, ठीक है, जिसमें ब्लड वहन करता है। तो उससे इजिली क्या होता है आपका ये जो CO2 है, O2 है, ये सब क्या होते हैं ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, आपके भोज्य पदार्थ भी ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, इजिली। इसी रीजन से क्या है यहाँ पे अगर बगल में क्या होता है, यहाँ पे सेल होता है, क्या होता है सेल होता है। तो यहाँ से ये क्या होगा आपका O2 ले लेगा और इसको क्या दे देगा CO2 दे देगा, या फिर क्या ले लेगा खाना ले लेगा, वाटर ले लेगा, पानी ले लेगा, मिनरल्स ले लेगा, और कोई भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस एक्सक्रीट करना हो तो ये इसको क्या कर देगा वापस दे देगा। तो ये एक्सचेंज का एक माध्यम हो गया ना, सेल के पास कैपिलरी डायरेक्ट कुछ पतली लेयर होगी तब ना हम चीजें पहुंचाएंगे हमारे सेल तक या हमारे टिश्यूज तक, ठीक है, कोशिकाओं तक, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आपकी कोशिकाओं के बारे में ये बताया जा रहा है, ठीक है। विभिन्न कोशिकाएं पुनः जुड़कर क्या बना लेती है सिरिकाएं, यानी कि वेन्यूल्स बनाती हैं, तथा विभिन्न सिरिकाएं मिलकर आपस में जुड़कर क्या बना लेती है सीरा बना लेती है। यानी कि इस तरीके से होता है, देखो इधर से ये धमनी जा रही है, ये क्या जा रही है धमनी, इसकी ब्रांचेज होगी, क्या होगी ब्रांचेज होगी इस तरीके से, और ज्यादा ब्रांचेज होगी, एकदम जो फाइन्यूट ब्रांच होता है ना, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा कैपिलरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैपिलरी हो जाएगा। उसके बाद क्या है एकदम फाइन है ना, ये सब क्या है फाइन है। तो ऐसे जो बहुत सारे होंगे फाइन वाले, इसके वाले भी जो होंगे, ठीक है, इस तरीके से जो है इसके वाले भी ये मिलके और भी आपके दो तीन मिलके ये क्या बना लेंगे अब वापस से वेन्यूल्स बना लेंगे, यानी कि आपकी सिरिकाएं बना लेंगे। सिरिकाओं बहुत सारे और बड़े बड़े ये जो इधर है आपके ये सिरिकाओं को मिला मिला के ये क्या बना लेंगे आपकी सिराएं बना लेंगे। तो इस तरीके से क्या आप लोग को दिख रहा है कि एक साइड में धमनी है एक साइड में सिरा है, और धमनी और सिरा को बीच में जो छोटे छोटे जोड़ने वाले हैं वो क्या कहलाती है आपकी कैपिलरी कहलाती है। वही चीज है, इसको अब इमेज
ये जो मैंने बनाया वो अब इस तरीके से देख सकते हो सिराओं के बारे में जानने के बाद, ठीक है। ये अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त को क्या करती है, विभिन्न अंगों में हृदय से की ओर ले जाती है। यानी आपका जो ये हृदय है, ठीक है, ये जो हृदय है इस तरीके से, ठीक है, इसमें पूरे शरीर से ये क्या सिराएं ही है ना जो ब्लड अशुद्ध रक्त को आपके कहाँ पे भेज रही है, ये आपके हृदय के पास भेज रही है, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब क्या है ये, परंतु फुफ्फुस सिराएं क्या है, अपवाद है। सेम वैसे ही अपवाद आ गया हमारे पास, ठीक है। क्या अपवाद है, लोग कहते हैं अपवाद का तो दुख ही खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो क्या चल रहा है ये कि जो ये आपकी जिस तरीके से धमनी पढ़े थे, तो धमनी में क्या पढ़े थे कि जो शुद्ध रक्त का वहन करती हो, ठीक है। तो शुद्ध रक्त का वहन करती है तो उसको हम लोग धमनी कहते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में क्या आ गया था, हमारी फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी क्या था, वो अशुद्ध रक्त को हमारे फेफड़े से कहाँ लेके जा रही थी, किसके पास लेके जा रही थी, बेसिकली आप लोग हृदय से फेफड़े के पास लेके जा रही थी, ठीक है। फिर वहीं से वो शुद्ध होकर, ठीक है, जो फुफ्फुस सिराओं के थ्रू क्या होता है, वो रक्त आपका शुद्ध होकर कहाँ लेके आता है, हृदय के पास लेके आता है। तो क्या हुआ, सिरा तो हमेशा शुद्ध रक्त का वहन करती है, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे ये सिराएं जो फुफ्फुस सिरा है वो किसका वहन करेगी, आपकी शुद्ध रक्त का वहन करेगी। देखो कैसे याद रखते हैं, हमेशा सिरा अशुद्ध रक्त, हमेशा धमनी शुद्ध रक्त, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसमें फुफ्फुस वर्ड आ जाए ना, यानी उसके काम का अपोजिट आपको ये लगाना है। ये दिमाग लगाओगे तो सारे ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ जो भी आपके बन जाएंगे, ठीक है। फुफ्फुस सिराएं जो शुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त को क्या करती है, फेफड़ों से हृदय तक ले आती है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया, ठीक है। सिरा की दीवार धमनी की अपेक्षा क्या होती है, पतली होती है। सिरा की दीवार जो होती है वो धमनी की अपेक्षा बहुत पतली होती है। देखो ये आपका, ये आगे पता चलेगा, देखो सबको इमेज दिख रहा है। देखो क्या है, ये जो है ये आपकी वेन्यूल्स, यानी ये क्या है, वेन यानी कि सिराएं, ये सिराएं हैं। इसका दीवार देखना, ये आउटर लेयर मैंने बनाया और फिर ये इनर लेयर बनाया, ठीक है। ये हमारी सिराएं। अब इसको देखिएगा, ये हमारी क्या है, धमनी। ये क्या है, धमनी। इसमें लेड से बनाएंगे तो नहीं नजर आएगा। क्या है, आउटर में लेयर और ये इनर वाला लेयर। देखो इससे मोटा होगा, देखो इससे क्या है, ये मोटा, यानी धमनी की दीवारें थोड़ी क्या होती है, मोटी, और सिराओं की दीवारें थोड़ी क्या होती है, पतली। अब क्यों होती है ये कोई बता पाएगा, बेसिकली क्यों होती है ये, इसलिए होती है क्योंकि धमनी जो है उसमें क्या होता है, आपकी डायरेक्ट जो हृदय पंप करती है बहुत फोर्सफुली, और धमनी जो है पूरे शरीर में फैलाती है ब्लड को, ठीक है। तो वो आपका पंप किया हुआ, यहाँ से हृदय जो पंप कर रहा है वो पूरा का पूरा फोर्सफुली ब्लड किस में आ रहा है, हमारा धमनी में इंटर कर रहा होता है। धमनी में इंटर करेगा तो फोर्सफुली, तो कहीं दीवारें फट ना जाए, इसलिए क्या होती है, इसकी दीवारें, धमनी की दीवारें मोटी बनाई जाती है। वहीं हमारा जो आपकी सिराएं हैं में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, ये तो यहाँ से खुद अपनी मर्जी से ब्लड लेके जा रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ पे जा रही है चीजें, ठीक है, जमा हो रही है। तो इसको किसी भी तरीके का फोर्स का सामना नहीं करना पड़ता है, तो इसकी दीवारें क्या होती है, नॉर्मल होती है, नॉर्मल पतली होती है। इससे भी बहुत पतली हमारी किसकी हो गई, कैपिलरीज की होगी। यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या है, कैपिलरीज की हो गई। तो ये समझ में आ गया हमारी दीवार का नेचर, ठीक है। अधिकांश सिराओं में हृदय की ओर खुलने वाले कपाट लगे होते हैं जो सिराओं में रक्त को केवल हृदय की ओर भेजती है। ये क्या बोला जा रहा है, सो समझिए, ये क्या है आपकी सिरा, ठीक है। इससे भी ज्यादा अच्छा है आपका, इधर देखो, ये मैंने क्या बनाया है, सिरा बनाया है, ठीक है। आपको पता ही है ब्लड को हार्ट के पास लेके जा रही है, तो बनाते हैं। इधर से ब्लड हमारा ऊपर जा रहा है, यानी हमारे पैर से लेके एकदम ऊपर तक ब्लड को लेके जाना आम बात तो नहीं है ना कोई फोर्स खींच रहा होगा, ठीक है। फोर्स खींच रहा होगा तो आप ये सोचो, ठीक है, नीचे से ऊपर ब्लड जा रहा है तो ग्रेविटी लग रही है ना, ग्रेविटी लग रही है तो कैसे नीचे से ऊपर चला जा रहा है ब्लड, ठीक है। कुछ तो रीजन होगा ना, कोई तो मोटर लगा हो, तो वो मोटर हमारा क्या है, हृदय है जो उसको खींच रहा है। खींच तो लिया, अब ये है कि क्या है, बीच में अगर रोकने वाला नहीं रखाएंगे इसको तो क्या है, वो पानी ग्रेविटी के नजर में आने से क्या हो जाएगा, नीचे
गिर जाएगा ग्रेविटी के प्रभाव में आने से। ठीक है, तो ग्रेविटी के प्रभाव में ना आए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अंदर में क्या होती है, वॉल्व्स लगे होते हैं, वही कपाट लगे होते हैं, क्या होते हैं, कपाट। ठीक है, इस तरीके से इस तरीके से देखो। ठीक है, तो ये आपको क्या नजर आ रहा है कि ब्लड यहाँ नीचे से ऊपर चला गया, जैसे ही ब्लड यहाँ से यहाँ इंटर करता है ये गेट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। बंद हो जाएगा नीचे ये गेट जब, तो क्या होगा, इससे नीचे ब्लड गिर पाएगा नहीं, ना गिरेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ चला गया तो ये वाला गेट बन जाएगा। इस तरीके से आपके पूरे के पूरे सिराओं में क्या होती है, आपकी कपाट लगी हो रही होती है जो कि आपके ब्लड को रोकती है। तो यहाँ पे देखो वही लिखा है ना, अधिकांश सिराओं में हृदय की ओर खुलने वाले कपाट, यानी हृदय की ओर ऐसे। ठीक है, ये देखो, ये अगर यहाँ से हृदय की ओर जा रहा है तो ये जो कपाट है वो किधर की ओर घूमेगा, इधर ऊपर की ओर, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से अगर ये पाइपलाइन है तो इस तरीके से ओपन होगा, नीचे से ऊपर गया फिर बंद हो गया, फिर और ऊपर गया फिर बंद हो गया गेट। इस तरीके से आपके गेट बंद हो जाते हैं, यानी सिराओं के। ठीक है, इस तरीके से हो गया। जो कि क्या होता है, सिराओं में रक्त केवल कहाँ जाती है, ताकि हृदय में ही जाए। जो रक्त है वो और कहीं नहीं जाए। बेसिकली ये भी है कि आपकी बहुत सारे ब्रांचेस खुली हुई है तो बहुत सारे आपके रक्त आ सकते हैं, तो और जहाँ ले जाना है वहां ना जाके कहीं और ना चला जाए। ठीक है, तो कहीं और ना जाए उसके रोकने के लिए भी क्या होते हैं, हमारे पास ये कपाट होती है। अब देखिए यहाँ पे धमनी और शिरा में अंतर। धमनी और शिरा में क्या है हमारा, रक्त वाहिकाओं में धमनी और शिरा में अंतर लिखा गया है। क्या है, सो देखो, ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अपवाद में क्या होता है, फुफ्फुस धमनी। जो पढ़ा हुआ है धमनी और शिरा, वही यहाँ पे अंतर भी आ जाएगा। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है कि हृदय से शरीर के सभी भागों तक ले जाने का काम किसका है, धमनी का, वो भी कौन से रक्त का, शुद्ध रक्त का। लेकिन अपोजिट में एक्सेप्शन हमारी फुफ्फुस धमनी। शिरा क्या है, शिराएं विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत यानी कि आपकी जो अशुद्ध रक्त है उसको एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। अपवाद में इसका क्या है, हमारे पास फुफ्फुस शिरा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया, ये भी पढ़ा हुआ है। धमनी की भित्ति मोटी व अधिक क्या होती है, लचीली होती है। ये भी मैंने अभी बताया कि आपका जो धमनी का लेयर है वो बहुत ही क्या है, मोटा है। इस तरीके से इसमें बहुत सारे लेयर आपकी है, थोड़ी मोटी लेयर है। क्यों, क्योंकि इसको डायरेक्ट जो है वो आपका डायरेक्ट जो ब्लड है वो इसको हिट कर रहा है तो फट ना जाए, इसलिए यहाँ पे इसकी दीवारें मोटी रखी गई है। सिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। सेम इसका कम मोटी भी है कम लचीली भी है। वॉल्व इसमें नहीं होते हैं, धमनी में वॉल्व की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ब्लड तो ये खुद महाधमनी से लेकर पूरे शरीर को नीचे बांट ही रहा है। ठीक है, तो नीचे बांट रहा है तो इसको जरूरत है क्या, किसी भी तरीके का कपाट का। ठीक है, सिरा की भित्ति आपकी जो है वल्व क्या होते हैं यानी कि कपाट इसके पास होते हैं। ठीक है, ये सतही नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती है। बेसिकली ये सतही मतलब कि ऐसा आप हमेशा बोलते हो कि नस दिख रहा है। ठीक है, वेन्स आपके ऊपर दिखते हैं, लेकिन आपको ये नजर आता है क्या, हमारे पास जो इस तरीके से क्या बोलते हैं इसको, जो आर्टरी है वो आर्टरी ऊपर नजर आती है, दिखती है क्या आपको, आर्टरी नहीं दिखती है। क्या दिखती है हमारी, नस ही नस, जो बोलते हैं नस यानी कि सिराएं। नस किसको बोलते हो आप लोग, सिराओं को बोलते हो। तो सिराएं जो है वो ऊपरी सतही पे होती है स्किन के ऊपर, लेकिन जो आपका धमनी है वो क्या होती है, ऊतकों के नीचे पाई जाती है, ऊतकों की नीचे पाई जाती है, डीप सीटेड। वही ये क्या होती है, सतही होती है, सुपरफिशियल। तो ये समझ में आ गया सबको। अब रक्त दाब पे आते हैं यानी कि ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, बीपी, बहुत सबको बीपी नापाने का शौक रहता है, भाई मेरा बीपी नाप दीजिए। ठीक है, क्या है बीपी के बारे में, सो देखिए। देखिए क्या है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, रुधिर वाहिकाओं रुधिर वाहिकाओं की
भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे ही क्या बोलते हैं, रक्त दाब कहते हैं। ये जो आपका ब्लड प्रेशर है, मतलब जो ये वॉल्व्स देखते हैं, ठीक है, रुधिर वाहिकाएं जो भी है, चाहे वो धमनी हो, सिरा हो, आपकी कैपिलरी हो, तो इस पे जो ब्लड घूम रहा है इसमें वो एक दाब क्रिएट करेगा ना, प्रेशर लगाएगा ना आपको। वो जो पाइप में जो आपकी जो रक्त बह रही है, जा रही है, वहन कर रही है, वो क्या होगा, वो लैटरली कोई ना कोई तो प्रेशर लगाएगा ना। तो जो प्रेशर लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त दाब। बेसिकली जैसे ये जो काम कर रहा है उसी तरीके से ब्लड प्रेशर हम लोग बोल भी रहे हैं। यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक देखने को मिलता है। ये जो दाब है यानी ब्लड प्रेशर है वो सिराओं से ज्यादा किस में देखने को मिलता है, धमनियों में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैंने अभी जस्ट बताया कि धमनी जो है वो डायरेक्ट हार्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब ब्लड जो है वो पंप होकर, रक्त का पंप होकर वो कहाँ होता है आपका, डायरेक्ट वो धमनी में जाता है। धमनी में जाएगा, वो जो इतना फोर्स लगा हुआ ब्लड है तो वो ज्यादा उसमें प्रेशर देखने को मिलेगा ना, रेदर देन क्या आपके सिराओं में। सिराओं में तो वो प्रेशर आपके टिश्यूज से लेके जा रही है। कहाँ से लेके जा रही है, टिश्यू से लेके जा रही है, यानी ऊतकों से। वहां पे ज्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन यानी संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा निलय अनुशीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। देखो किस तरीके से है, प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब। प्रकुंचन दाब या संकुचन दाब, और जो शीतलन दाब है या अनुशीतलन दाब, सेम बातें हैं, ठीक है। देखो इधर क्या हो रही है, देखिए क्या है, दो प्रकार से दाब है, प्रकुंचन दाब अपॉन अनुशीतलन दाब। ये दोनों दाब आपके ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन करता है। जैसे सब लोग सुने हुए हैं कि बीपी नॉर्मल कितना होता है, 120/80। तो 120/80 कैसे लिख पाते हैं हम लोग, mm/Hg, ठीक है। क्या mm/Hg, कहीं पे भी प्रेशर ना पाता है। प्रेशर जो बेसिकली हम लोग उसको नापने का काम करते हैं यूनिट में, तो किससे नापते हैं हम लोग, पारा के प्रेशर से लेते हैं। मतलब कि जितना प्रेशर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो पारी की गति है वो कहाँ तक मूव कर रही है वो यूनिट को दर्शाएगा, ठीक है। तो mm/Hg कहने का मतलब है हाइड्राग्राम, ठीक है। मतलब मिलीमीटर। अगर 120 मतलब वो 120 मिलीमीटर तक गया है, जो आपका दाब है प्रकुंचन दाब है। प्रकुंचन दाब किससे है आपका, संकुचन से, किसी भी का भी संकुचन हो, ये संकुचन दाब है। और ये शिथिलन दाब है। किसका दाब है, शिथिलन दाब है। जो यहाँ पे लिखा भी है कि धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन, जो निलय का जो संकुचन होता है, ठीक है, उसके दौरान जो प्रकुंचन दाब होता है, ठीक है, उसको प्रकुंचन बोला। और जब ये निलय शिथिलन हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, अनुशीतलन दाब बोला जाता है। यानी निलय का ही प्रकुंचन और निलय का ही अनुशीतलन दाब कहलाता है। डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर इसी को बोला जाता है, ठीक है। यानी क्या बोलते हैं प्रकुंचन को, सिस्टोलिक प्रेशर, यहाँ डायस्टोलिक प्रेशर। तो आप लोग हमेशा याद रखना कि जो 120/80 बताते हैं वो हम लोग प्रेशर बताते हैं। 120 जो ऊपर का है वो क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है, और जो नीचे है जो 80 है वो क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर है। तो डायस्टोलिक प्रेशर है तो कैसे यहाँ पे कर रहे हैं, तो सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है, 120 mm यानी पारा का, ठीक है। तथा अनुशीतलन दाब कितना होता है, लगभग 80 mm पारा का। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ कैसे हम लोग बीपी नापते हैं। ये एक मनुष्य है जिसका बीपी नापना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। देखो यहाँ पे लिखा है, स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्त दाब नापा जाता है। जो इतना बार बार देखते हो ना बीपी का मशीन, अगर पारा वाला देखोगे तो पारा वाला देखोगे तो बीपी का मशीन जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बीपी मशीन का एग्जैक्ट नाम क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर। याद रखिएगा सब लोग, क्या नाम है, स्फिग्मोमैनोमीटर नाम है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर, बोलते हैं ना ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। इससे ज्यादा हो जाता है तो हम लोग उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं ना, कि बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है
यानी क्या हो गया है 150 के आसपास हो गया, 160 के आसपास हो गया, ठीक है। इधर का भी क्या हो जाए 90 हो जाए, 100 हो जाए, आपके इस तरीके से हो जाएंगे तो क्या होंगे आपके ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, तो इसी को क्या बोलते हैं अति तनाव, हाइपर टेंशन, टेंशन बोला जाता है, ठीक है। इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना है, इससे रक्त प्रवाह में क्या होता है प्रतिरोध बढ़ जाता है, इससे धमनी क्या हो सकती है फट भी सकती है तथा आंतरिक स्रावन हो सकता है। आपको मालूम है कि ये धमनी जो है उसमें ये ब्लड वहन करता है और ये प्रेशर लगाता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग रक्तदाब बोलते हैं। अगर अति तनाव हो जाए, ठीक है, हाइपरटेंशन, ज्यादा हम लोग टेंशन वगैरह लेने लगते हैं या किसी तरीके से खाना पीना ऐसा खा लियो जिससे क्या हो टेंशन बढ़ जाए, यानी कि क्या हो ये ब्लड जो है वो बहुत तेजी से आपके वॉल्स पे, यानी कि जो धमनियां है, ये जो धमनियां है उस पर बहुत तेजी से प्रेशर लगाने लगे तो क्या होगा आपकी दीवारें, इसकी जो धमनियों की दीवारें हैं वो फट भी सकती है ना, फट जाएगी तो इंटरनल ब्लीडिंग कर सकता है, इंटरनल क्लॉटिंग कर सकता है, बोलते हैं ना बहुत लोगों का या डेट कर गया था, रीजन पता नहीं चला, फिर रीजन मालूम पता चलता अगर पोस्टमार्टम करते तो कि इंटरनल कोई ब्लीडिंग हुई थी, यानी बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन यानी टेंशन लोगे तो ये भी होता है कि इंटरनली क्या हो जाता है आपका ये जो धमनी है वो फट सकती है, ब्लड बाहर आ सकता है और मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से इससे धमनी फट जाती है और रक्त का स्रवन होता है। तो इस प्रकार से आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है रक्तदाब के बारे में जानने के लिए। तो मैंने यहाँ पे देखा जो मनुष्य है वो स्फिग्मोमैनोमीटर क्या एक जो पार्ट है आपका जो हाथ में बंधाता है वो दिखता ही है, बांध दिया, उसमें प्रेशर क्रिएट किया, इधर से पंप से प्रेशर दिया, भर गया पूरा, और आप यहाँ पे क्या है आप ये रीडिंग देखते हो, बीपी में पारा का क्या करते हैं रीडिंग देखते हो, ठीक है। जब ऊपर आपको छोड़ते हो तो क्या होता है बेसिकली 120 mm किसका प्रेशर आता है प्रकुंचन दाब का, यानी आपके नीले के प्रकुंचन का आता है, संकुचन का आता है, और आपका जो अनुशीतलन दाब है आपके किसके आते हैं नीले के ही शीतलन के प्रेशर आते हैं, यानी संकुचन नीले का क्या है ज्यादा है, संकुचन जब नीले का होता है तो प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रहा है, ऑफकोर्स पता है ना, नीले संकुचित कर रहा है तो ये ज्यादा तेजी से संकुचित करेगा रेदर देन नीले के फैलने से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बीपी भी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन लगाते हैं, देखो मैंने बोला था कि इस तरीके से आप लोग पढ़ते जाओगे कि पढ़ा अभी जस्ट क्वेश्चन लगा लिया तो क्या होगा फटाफट जो पढ़ा दिमाग में रह जाएगा, क्या होगा अब निम्नांकित में कौन हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकॉर्डियल झिल्ली के बीच में होने वाले संभावित घर्षण से बचाती है, ये मैंने बताया हुआ है, अभी नहीं आ रहा तो फिर समझ लो, देखो ये देख सकते हो आप, ये देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि ये हृदय आवरण है, ये क्या है हृदय आवरण, ये हृदय का आवरण है, ठीक है। एक और आवरण हो जाता है आपका ये इस तरीके से, ये दोनों के बीच में क्या है ना एक फ्लूइड है, क्या है एक फ्लूइड है जिसका क्या नाम है पेरिकॉर्डियल फ्लूइड, क्या नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो हार्ट बीट करता है, धड़कता है रुकता है, धड़कता है संकुचित होता है, यानी क्या होता है आपका उस समय इसको फ्रिक्शनलेस चाहिए ना, फ्रिक्शन करेगा मतलब अगर जब ये धड़क रहा होता है यानी संकुचन जब आपके शीतलन कर रहा होता है तब क्या हो ऐसा बहुत ही घर्षण टाइप में हो, ठीक है, तो क्या होगा आपको बहुत पेन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, इसके लिए क्या होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो कि इसको बचाता है घर्षण से, ठीक। इस तरीके से हो गया तो क्या होगा आंसर पेरिकार्डियल गुहा, ये नहीं ये तो नहीं होगा, पेरिकार्डियम नहीं, ये तो आपका जगह का नाम है, पेरिकार्डियल द्रव अभी बोला ना पेरिकार्डियल फ्लूइड यानी पेरिकार्डियल द्रव हो जाएगा ये, कार्डियम पेशी नहीं, आंसर ये हो गया, ठीक है। रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है, अभी जस्ट पढ़ा ये तो आपको बहुत ही रिसेंट है, हृदय घात नहीं, हृदय टेंशन बोलो, बोलो हाइपरटेंशन हाँ या ना, हाइपोटेंशन बोल दीजिए, हाइपोटेंशन क्या होगा नॉर्मल से कम जाना हाइपोटेंशन कहलाएगा और ज्यादा जाना आपका हाइपर टेंशन हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हो गया, ठीक है, ये चीजें आपकी हाइपरटेंशन कहलाएगी। ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है पिछले क्लास से अगर याद होगा तो
हेपेरिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन या हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन ही है जो HbO2 बनाता है, ऑक्सीजन के साथ बैठता है और ये पूरे शरीर में इसको वहन करता है। तो ऑक्सीजन का वाहक कौन है? हीमोग्लोबिन। फुफ्फुस चाप, फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में कहाँ से निकलती है? फुफ्फुस चाप जो है वो कहाँ से निकलेगी बताओ? बायां नीले से, दायां नीले से, बायां अलिंद से या दायां अलिंद से। फुफ्फुस चाप कहने का मतलब क्या होता है? फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी है ना आपकी, फुफ्फुस धमनी कहाँ से निकलती है? फुफ्फुस चाप या फुफ्फुस धमनी बोलो तो आपकी फुफ्फुस धमनी कहाँ से निकलती है? दायां नीले से। कहाँ से निकलती है? दायां नीले से। सबको स्ट्रक्चर याद रहेगा तो बिल्कुल बना लीजिएगा। महाधमनी चाप इनमें से कहाँ से निकलती है? महाधमनी के बारे में भी बताया था, कहाँ से? बायां अलिंद, दायां अलिंद, दायां नीला या बायां नीला। कहाँ से निकलेगा? बायां नीला। कहाँ से निकलेगा? बायां नीले से। ठीक है, साथ में सब क्वेश्चन करते चलिए। रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है? सिस्टोल, डायस्टोल, हृदय चक्र या द्विगुणित परिवहन। ठीक है, तो क्या कहलाएगा आपका? सिस्टोल होगा क्या? नहीं। डायस्टोल नहीं, ये तो प्रोसेस का नाम है। हृदय चक्र नहीं, क्या होगा? द्विगुणित परिवहन। ठीक है, आपका जो रक्त का परिवहन है, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है? द्विगुणित परिवहन कहला रहा है, क्योंकि 2 बार शरीर में भर रहा है। ठीक है, फिर है एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? अभी जस्ट बताया था 120/80। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन करते चलते हैं। अब है इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड थे वो हो गए हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है? पादपों में परिवहन। अभी तो जितने मनुष्य में थे हम लोग उसको क्या है कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? पादपों में परिवहन, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, मेन परिवहन किसके द्वारा होता है पादप में? जाइलम और फ्लोएम, जिसको क्या बोलते हैं आपकी, इस तरीके से ये तल्ली आपकी वाहिकाएं हैं। ठीक है, जो आपको ये करती है। ठीक है, जाइलम के बारे में आप पढ़ते हैं, जाइलम क्या होता है सो समझिए। ठीक है, पादप तंत्र का एक अवयव है। जाइलम क्या है? पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। ठीक है, पादप तंत्र, जाइलम और फ्लोएम आप लोग पढ़े हुए, संवहन बंडल कहलाती है। ये क्या कहलाती है? संवहन बंडल। जो पूरे के पूरे प्लांट में आपका जो खनिज पदार्थ हो, खाना पीना हो, ठीक है, सब तरीके से, या जल हो, वो सबको वहन करने का कौन कार्य करेगा? आपका ये कौन करेगा? इस तरीके से आपका जाइलम और फ्लोएम करने वाला है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम आपका ये करता है, इसलिए इसको संवहन बंडल भी बोला जाता है। ठीक है, तो संवहन बंडल बोलते हैं। तो जाइलम या फ्लोएम के बारे में जानते हैं। ठीक है, पादप तंत्र का एक अवयव है जो क्या होता है? मृदा से प्राप्त जल को, जाइलम जल को एवं खनिज लवणों को वहन करता है, जबकि फ्लोएम क्या होता है आपका? पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। इतना आपको नॉलेज 9th में होगा। ठीक है, फिर भी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जाइलम जैसे जल पढ़ते थे ना, यानी जाइलम जो है वो जल और खनिज लवणों का वहन करता है, और फ्लोएम जो है वो क्या करती है? आपके जो प्रकाश संश्लेषित से जो खाना बना है, खनिज लवण यानी बेसिकली आपके जो भोजन बने हैं वो आपको क्या करेंगे? यहाँ पे आपके उसका ढोने का काम करेगा। तो किस तरीके से कार्य होता है सो देखो, जड़ व मृदा के मध्य आयन, ठीक है, आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जोड़ने में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ का निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। ठीक है, यही दाब जल के ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक भी पहुंचाता है। देखो बोला क्या जा रहा है कि छोटा कोई प्लांट रहे, ठीक है, छोटा कोई प्लांट है, उसका जड़ है, ठीक है, वहां में जाइलम है, इधर से क्या अवशोषित किया जड़ ने? वाटर अवशोषित किया और इसको ऊपर लेके चला गया। ठीक है, छोटे प्लांट में। और कोई तो बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं ना, ठीक है, उनमें भी चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से जल का जो आयन कंसंट्रेशन है, देखो आयन सांद्रण है ना, आयन सांद्रण कहने का क्या मतलब है इसका? देखो हम बस रूट बना रहे हैं, ठीक है, ये क्या है?
आपकी रूट्स है, ठीक है, ये रूट्स है। रूट्स में क्या होगा आपका, इस तरीके से वाटर प्रवेश करता है, ठीक है। क्यों प्रवेश कर पाता है, आयन के कंसंट्रेशन, सांद्रता, जब आप लोग मेरा पोषण का वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया है, ठीक है, कि सांद्रता के अकॉर्डिंग ही आपका कहीं पे भी अब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर ये वाटर इसमें अब्जॉर्ब हो रहा है, इसका कहने का क्या मतलब है, इधर आपका क्या होगा, उच्च सांद्रता, उच्च नहीं, बेसिकली निम्न सांद्रता होगा। क्या होगा, निम्न सांद्रता किसकी, इधर का होगी वाटर की उच्च सांद्रता होगी, ठीक है। तो ये वाटर का क्या हुआ, एक तरीके से आपका सांद्रता बन रहा है ना, एक तरीके से आपका इधर कम सांद्रता है, इधर हाई, ज्यादा सांद्रता है बाहर मिट्टी में, ठीक है, मृदा में। तो यहाँ से जल कहाँ जाएगा आपके, तो इधर जो रूट्स है उसमें आपका प्रवेश करेगा, और यहाँ से क्या हो गया, पूरे ऊपर आपके वृक्ष के सारे भागों में यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा कौन, हमारा जाइलम, ठीक है। जाइलम जल और खनिज लवण का वहन करता है, क्योंकि ये अब्जॉर्ब कर रहा है कहाँ से, मृदा से, किस के थ्रू, आपके आयन सांद्रता के थ्रू। और जो है वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं ना, आयंस घुले होते हैं, यानी कि Na+, नमक का होता है ना NaCl, Na+Cl-, इस तरीके से है, पोटेशियम प्लस, इस तरीके से आयंस आपके घुले हुए होते हैं, और यही सांद्रता बनाता है, ठीक है, यही सांद्रता बनाता है। तो यहाँ पे आगे और समझते हैं। सो देखो, ये यहाँ पे बनाया हुआ है मेरा, ये देख सकते हो, ये आपका रूट हेयर्स है। क्या है, रूट हेयर्स, यानी कि जड़ की बाहर की जो फाइबर्स होती है ना, जड़ जो पतले पतले छोटे छोटे होते हैं उनको रूट फाइबर्स बोला जाता है। तो वहीं से क्या है आपका, ये रूट हेयर्स यहाँ से पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा हर जगह से, ठीक है। एब्जॉर्ब करके ये जो येलो वाला एरो है ना, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वहां से देखो किस तरीके से आपका ये वहन कर रहा है, और हमको बीच में जो ये जाइलम है वो आपके पास वहां पे पहुंच जा रहा है, और ये जल फिर ऊपर ऐसे इस तरीके से लेके जाएगा। देखो जाइलम फ्लोएम है ना यहाँ पे, इस तरीके से ये जल का वहन करता है, और फ्लोएम जो है वो आपके फूड का वहन करता है। तो आपका इस तरीके से ही एब्जॉर्प्शन होता है। अब देखो वाष्पोत्सर्जन, देखो वाष्पोत्सर्जन कैसे उस एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, सो समझिए। अवशोषित जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में क्या होता है, वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, हमारा वाष्पोत्सर्जन। जो हम जड़ के थ्रू अवशोषित किए हैं, ठीक है, जल को, आपको पता है वो पूरे शरीर में, यानी पूरे के पूरे प्लांट बॉडी में फैलेगा, ठीक है, पूरे प्लांट बॉडी में फैलेगा। तो क्या होगा आपका, वहां से फिर जो एक्स्ट्रा मात्रा में जल होगा वो वाष्पोत्सर्जन के थ्रू क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, निकलता है। तो ये आपका क्या होता है, एक तरीके से कंसंट्रेशन बनता है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इस प्रक्रम द्वारा पौधे को निम्न रूप से सहायता मिलती है, ठीक है। क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन के थ्रू। वाष्पोत्सर्जन क्या हुआ आपका, ठीक है, इस तरीके से आपका ये रहा, इधर ये इसके रूट्स रहे हैं, ठीक है। ये पानी का क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन किया, यहाँ से फिर ये पानी आपके सारे वायवीय भागों में गए, और ये वाष्पोत्सर्जन के थ्रू क्या हो गया, विलीन हो गया वातावरण में। तो ये सांद्रता डिपेंड रही ना, बनी रही ना सांद्रता, कैसे बनी रही, क्योंकि एक तो इधर निम्न सांद्रता क्रिएट हो रहा है। क्यों निम्न सांद्रता क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ऊपर से आपके सारे वायवीय भागों से प्लांट के क्या हो रहे हैं, आपका जल का विलीन हो रहा है, बाहर वो निकल जा रहा है सूर्य के प्रकाश के कारण, ठीक है। तो इस तरीके से ये विलीन हो गया, तो क्या हो गया हमारा यहाँ से, इसलिए लगातार लगातार क्या होती है, जो हमारी जड़ है वो क्या होती है, मृदा से पानी को अवशोषित करती है, और फिर वो क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन के थ्रू बाहर, ठीक है, रिलीज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वाष्पोत्सर्जन से क्या क्या जो हमारे प्लांट्स हैं, यानी जो पौधे हैं, उनको किस तरीके से फायदा पहुंचता है, ठीक है, यानी क्या उसकी सहायता होती है। सो देखो, जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलय खनिज लवणों का उपरिमुखी गति में सहायता, जो अभी जस्ट मैंने बोला, ठीक है, कि जो अवशोषित हो रहा है वो क्यों अवशोषित हो पा रहा है, क्योंकि लगातार जल बाहर निकाल रहा है। अब आप सोचो, एक जार है, ठीक है, जार है, उसमें आप पानी भर रहे हो, ठीक है, पानी भर रहे हो, लेकिन एक साइड से उसमें ना छेद भी कर रखे हो, तो बताओ वो कभी भी जार भरेगा पूरा, एक साइड से भर रहा है एक साइड से निकल रहा है, तो क्या होगा, हमेशा वो चीजें क्या होगी, वो
पानी को अवशोषित करेगा ही करेगा, क्योंकि दूसरे साइड में निकलने का रास्ता है। तो यहाँ वाष्पोत्सर्जन से निकल रहा है, तभी ना ये क्या हो रहा है, आपका चीजें जल को अवशोषित कर रहा है। अब जल अवशोषित होगा तो साथ में खनिज लवण अवशोषित होंगे, और ये पूरे के पूरे प्लांट्स तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, जड़ पत्तियों तक पहुंच जाएंगे। पौधों में ताप नियमन में भी क्या होता है, सहायता। ताप नियमन यानी ताप का नियंत्रण। आपको पता है वाष्पोत्सर्जन से क्या होगा, बाहर थोड़ा टेम्परेचर कूल रहेगा, आपके जो पौधे हैं वो थोड़े आपके सही रहेंगे। अगर प्लांट से वाष्पोत्सर्जन ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा इसका जो टेम्परेचर है, ताप जो है वो नियंत्रित नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये वाष्पोत्सर्जन कूलिंग इफेक्ट दे रहा है ना, ठंडक पहुंचा रहा है। तो इसलिए क्या होता है, देखते होगे आप लोग, कितनी भी गर्मी रहे, हम जब पेड़ के नीचे बैठते हैं तो कितना ज्यादा सुकून मिलता है, ठंडक महसूस हुई है। इसी रीजन से, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन से बाहर निकाला हुआ पानी हम लोग को ठंडक पहुंचाता है, साथ में हमारे प्लांट्स को भी ठंडक देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वो समझ में आ गया होगा। और मैंने बहुत सारे ऐसे इमेजेस भी लगा रखे, सो देखो, ठीक है। देखिए क्या है, यहाँ से वाटर देखो, वाटर का क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हुआ, ये ऊपर गया, पत्तीय भागों में गया, ठीक है, इस तरीके से। और ये फिर वाष्पोत्सर्जन के थ्रू क्या हो गया, वाटर लॉस बाय ट्रांसपीरेशन, यानी इसको क्या बोलते हैं, ये। और ये क्या है, सक्शन प्रेशर है। जो मैंने बोला एक था ना स्तंभ, जल का स्तंभ बनता है, जो पीछे लिखा हुआ था, ये जल का स्तंभ तैयार कर रहा है, जो कि प्रेशर है। ये क्या है, एक तरीके से प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो लगातार ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये लगातार बाहर वाष्पोत्सर्जन से निकल जा रहा है। फिर क्या है यहाँ पे, और क्या जो आपको हेल्प करता है, सो देखो, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। अभी तक तो वाटर का देख रहे थे, जल का देख रहे थे ना पौधों में, अब पौधों में क्या देखेंगे, भोजन का। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण से विलेय उत्पादों का वहन क्या कहलाता है, स्थानांतरण। ये देखो, ये हमारी क्या है, लीफ है। लीफ में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, और क्या बनेगा, खाना बनेगा, यानी ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज बनता है, तो यहाँ पे यह स्टोर होके रहता है, किसके फॉर्म में रहता है, स्टोर, स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में यहाँ पे है। वो विलेय है, आपके कहाँ है, विलेय है। तो विलेय उत्पादों का फिर स्थानांतरण होगा कहाँ, पूरे के पूरे आपके यहाँ से पूरे के पूरे प्लांट के पार्ट्स में, चाहे वो ऊपर भी जा सकता है या इस तरीके से नीचे भी जा सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको स्थानांतरण बोला जाता है, ठीक है। जो कि किसके द्वारा होता है, फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है, फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। क्योंकि फ्लोएम फल समझ सकते हो, जाइलम और फ्लोएम, जल से जल, जल का वहन करता है, और फ्लोएम फल यानी फूड भी समझ सकते हो, फूड का वहन करता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। अगर आप जल के बारे में पढ़ोगे, जाइलम जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर को ऊपरी मुखी लेके जाता है, ऊपर की ओर लेके जाता है। लेकिन खाना क्या है, इस तरीके से प्लांट है, ठीक है, इस तरीके से प्लांट है। तो वो जब आपकी यहाँ पे कोई पत्ती है, तो वो जब खाना बन रहा है तो वो आपके ऊपर वाले भाग को भी देगी और नीचे वाले यानी कि रूट्स को भी देगी, इस तरीके से। तो ये दो मुखी यानी कि ऊपर मुखी यानी ऊपर की ओर भी, और अधोमुखी यानी नीचे की ओर भी खाने का ट्रांसफर होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। फ्लोएम द्वारा जो है स्थानांतरण वो किसके प्रयोग से होता है, ऊर्जा। अब बिना काम के तो होगा नहीं ना, बाई डायरेक्शनल है भाई। उसमें क्या हो रहा था, उसमें एक आपकी सक्शन प्रेशर बनी हुई थी कि एक साइड से वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, एक साइड से आपका अब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो निकल रहा है एब्जॉर्प्शन हो रहा है, निकल रहा है एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो वहां पे ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि एक साइड से ट्रांसपीरेशन से लॉस हो रहा है वाटर। लेकिन यहाँ पे क्या है आपकी, ऐसा कुछ नहीं है, ऊर्जा आपको लगाना पड़ेगा। अतः सुक्रोज फ्लोएम उत्तकों में एटीपी ऊर्जा से परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। किसके द्वारा, सो देखो, ये ग्लूकोज या स्टार्च है, तो इसको भी क्या बोलते हैं, और सुक्रोज भी बोला जाता है, यही सेम चीज है, ठीक है। तो जो सुक्रोज है वो क्या होता है आपका, फ्लोएम उत्तकों में एटीपी ऊर्जा से, देखो कैसे, ये आपकी पत्ती है, ठीक है, इसमें क्या है हमारा क्रोज है, ठीक है, क्रोज स्टोर्ड है। यहाँ पे मानते हैं फ्लोएम है, फ्लोएम यहाँ पे भी है, ठीक है, पर मान लेते हैं कि फ्लोएम में ये सुक्रोज को क्या होना है, लोड होना है, क्या होना है, लोड होना है, तब ना। तो ये कैसे होता है, परासरण बल के द्वारा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो मैंने बताया था, ऑस्मोटिक फोर्स जो लगेंगे वो होते हैं। यहाँ पे एटीपी खर्च होगा, यानी पैसा दो कुछ भाई, ठीक है, एटीपी ऊर्जा दो, पैसा दो। तो ये सुक्रोज यहाँ पे फ्लोएम में
अनलोड हो जाएगा, यानी यहाँ पे बेसिकली लोडिंग हो जाएगी और इस तरीके से स्थानांतरण होगा। और जहाँ मान लीजिए इस वाले पत्ती को क्या हो गया, या फूल है यहाँ पे, तो इसको जरूरत पड़ी, यहाँ पे सुक्रोज आ गया है, इसको जरूरत पड़ी तो क्या होगा, ये यहाँ से फिर ये वापस इधर दूसरे साइड इसको दे देगा, फिर से वापस एनर्जी लगा के, ठीक है। तो देख सकते हो अब आप लोग इस तरीके से आपका सारा प्रक्रिया बेसिकली खत्म हो गया है। यहाँ पे मैंने एक, अब बस ये डायरेक्शन देखना, ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा उतना मत समझो, लेकिन आप जो लिखा हुआ है उसको समझिए कि क्या है, तो समझो क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं दो कॉलम बनी हुई है, क्या है, दो कॉलम बनी हुई है इस तरीके से, देखो इसमें क्या है, एक तरफ से इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में ये जा रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या जा रहा है, आपके पास रूट्स से आपके क्या जा रहे हैं, ये जाइलम टिश्यू है, ये क्या है, एक साइड जाइलम टिश्यू है जो किसको, वाटर एवं मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया है, यानी जल और खनिज लवण को। ये देखो ऊपर की ओर ही जा रहा है गति, और कहीं नहीं जा रहा है। मान लीजिए लेटरल साइड में भी जा रहा है तो ऊपर ही जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि नीचे गिर रहा है, बिल्कुल नहीं है, कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो ये तो जाइलम का रहा है, जल का रहा है, ये हमने परिवहन इसका देख लिया। फ्लोएम क्या होगा, जैसे ये पत्ती है, इसमें क्या हो रहा है हमारा, फूड मेड बाय द लीफ, यानी फूड बनाया, हमारा लीफ बनाया, ठीक है। वहां से क्या होगा, ये इस तरीके से ट्रैवल करते हुए कहाँ जाएगी, फ्लोएम के पास, कहाँ जाएगी, फ्लोएम के पास जाएगी, यानी आपके परासरण दाब से ये इसमें लोडिंग हो जाएगी, एटीपी का एनर्जी करो, खर्चा करो। और ये देखो इससे ऊपर भी जा रहा है, फ्लोएम टिश्यू कैरी द फूड फ्रॉम द लीफ, और इससे नीचे भी जा रहा है, जो रूट्स को खाना पहुंचाना होगा, खाना तो सबको चाहिए ना, ठीक है, फूल पत्ती सबको चाहिए, और फिर आपके स्टोर करके भी रखने, तो रूट्स में भी स्टोर होते हैं, तो वहां पे भी चले जाते हैं, और रूट्स के भी टिश्यूज को भी खाना चाहिए, यानी जड़ को भी। तो इस तरीके से ये बाई डायरेक्शनल जो है ये हो रहा है। और देखो यहाँ पे इवापोरेशन भी, यानी कि आपका जो वाष्पोत्सर्जन है वो भी समझा दिया गया, कैसे, ये देखो जल जो है वो जल आया इस पत्ती में, तो पत्ती में क्या वाष्पोत्सर्जन के थ्रू क्या हो गया, आपका इवोपरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इवोपरेशन यानी कि ट्रांसपायरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। तो इस तरीके से आपका ये पूरा जो प्लांट का जो है वो खत्म होता है। यहाँ पे देख सकते हो हिंदी में भी यहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं, आपके देख सकते हो इस तरीके से क्या है, इधर से ये एब्जॉर्ब हुआ है फूड यहाँ पे बेसिकली, और यहाँ पे क्या है, ये फ्लावर है, तो यहाँ पे क्या हो रही है आपकी यूज होगी, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, यहाँ से फूड का लोडिंग हो रहा है, तो ये दोनों आपकी चीजें सेम ही थी। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये हमारा जो संवहन तंत्र है, परिवहन तंत्र जो है वो क्या होता है, समाप्त, ठीक है। आपको सारा एकदम समझ में आ गया है, किसी भी तरीके से अगर डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। उससे पहले क्या है, जो अभी तक पढ़ा, ठीक है, यानी उससे पहले जो भी पढ़ा हो तो मैंने क्वेश्चन करा दिया, अब जो यहाँ तक पढ़ा उससे रिलेटेड क्या है, हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, सो देखो, पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नांकित किसके द्वारा होता है, खाद्य पदार्थ क्या है, खाद्य, खाद्य पदार्थ कौन करता है, जाइलम करेगा, फ्लोएम करेगा, हाँ खाद्य पदार्थ तो यही करता है ना, फूड, फर्स्ट है फाइलम, फर्स्ट है फूड, यानी खाद्य पदार्थ कौन करेगा, फाइलम के द्वारा वहन होता है। आंसर आ गया, देखो कितना फटाफट क्वेश्चन बनते चला जाएगा आप लोगों से, इस तरीके से पढ़ोगे ना कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला आप लोग को बोर्ड एग्जाम में। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, सो देखो चालनी नलिकाएं आपके जाइलम के पार्ट है, ठीक है, फ्लोएम के पार्ट है, तो वो कहाँ पाई जाएगी, जंतुओं में तो नहीं पाई जाएगी, ठीक है, कहाँ होगी आपकी जाइलम, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है। अब क्या है हमारा अगला, पौधों के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जल वाष्प, ठीक है, के निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, सबसे सिंपल है ये, क्या कहलाएगी, अवशोषण नहीं, जल वाष्प से बाहर निकल रही है ना, उत्सर्जन, उत्सर्जन इसमें इस तरीके से नहीं होता, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन ये कहलाएगा, वाष्प का उत्सर्जन हो रहा है ना तो वाष्पोत्सर्जन होगा, सिंपल बात है, ठीक है। जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या बोलते हैं, अभी जस्ट पढ़ा था ना कि आपको कौन से दाब से आएंगे, परासरण दाब, विसरण दाब, या मूल दाब, परासरण दाब, जो मैंने यहाँ पे जड़ का दिया था कि इधर निम्न दाब है और बाहर क्या है, उच्च दाब है, उच्च दाब से क्या हो गया, आपके कंसंट्रेशन से निम्न कंसंट्रेशन की ओर जाएगी, और ये परासरण दाब क्रिएट करेगी, क्या क्रिएट करेगी, परासरण दाब, अभी जस्ट देखा था, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, इस तरीके से आपका ये वहन हो जाएगा। अब क्या है हमारा, खनिज लवणों का अवशोषण पौधे के किस रूप में होता है,
इस रूप कहने का क्या मतलब है, खनिज लवण जो मैंने अभी जस्ट बताया कि जैसे NaCl है तो कैसे होते हैं ये आपके Na प्लस Cl माइनस कैल्शियम प्लस, ठीक है। और भी आपके कार्बोनेट है CO3 माइनस, ये खनिज लवण है। किसके फॉर्म में दिख रहे हैं, आयंस दिख रहे हैं ना, ये क्या दिख रहे हैं, आयंस दिख रहे हैं। तो किसके फॉर्म में हुआ, खनिज लवणों का अणु के रूप में। अणु आपका ये हो जाता है इस तरीके से, ना ही यौगिक, मतलब यौगिक ये हो जाएगा। अणु मतलब डायरेक्ट सोडियम, डायरेक्ट क्लोरीन, ऐसे तो नहीं ले रहे ना, इस पे चार्ज है। किसके फॉर्म में ले रहे हैं, आयंस के फॉर्म में। Na प्लस ये चार्ज है, A प्लस चार्ज है, पोटेशियम 3 माइनस, यानी इस तरीके से CO3 माइनस चार्ज है इस पे। तो किसके फॉर्म में ले रहे हैं, आयन के फॉर्म में, ठीक। औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार का कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है। ये आपको ऐसे इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसको याद रखिएगा। कितना, 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना या 10,000 गुना। कितना करता है अपने भाग का 2 गुना, अपने भाग का 2 गुना बेसिकली ये जल जो है वो ये वाष्पोत्सर्जित कर देता है, ठीक है। पर देखेंगे उसको हम ध्यान से। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है। खाद्य पदार्थ का बाई डायरेक्शनल होता है ना, यानी ऊपर की ओर और नीचे की भी ओर। तो तना से पत्तियों की ओर, तना से पत्तियों की ओर तो नहीं होगी ना, पत्तियों से ओर होगी, ठीक है। पत्तियों से जड़, तना से जड़ की ओर, ये हो सकता है क्या, तना है, तना से जड़ की ओर, हाँ हो सकता है। जड़ से तना की ओर, जड़ से तना की ओर तो कभी नहीं हो सकता। अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की, ये अप्रोप्रिएट आंसर है, ये ठीक है हो सकता है। लेकिन जिधर पूछा जा रहा है उसमें सबसे अच्छा जो सटीक आंसर है वो क्या होगा आपका, डी। ये होता है आपके ऑब्जेक्टिव में सिलेक्शन होने का, ठीक है। कैसे आप आंसर को सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी हो सकते हैं, लेकिन आपको सबसे ज्यादा सही कौन सा लग रहा है, यानी अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों में आपके खाद्य पदार्थों का या किसी भी तरीके से वहन जो है वो इसी प्रकार से होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब लास्ट क्या है, जाइलम वहिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती है। जो जाइलम वहिकाएं होती है, मृत, जीवित, ये आपको सब 9th से आपके डिपेंडेंट क्वेश्चन है, क्या होती है वो, मृत कोशिकाएं होती है। मृत यानी कि उसके अंदर जीव द्रव्य नहीं होते हैं, जीव द्रव्य एब्सेंट होते हैं, उसके जगह पे क्या वहन करता है, जल। इसलिए जीव द्रव्य नहीं तो वो कोशिकाएं जीवित नहीं, ठीक। चलनी पट्टी कहाँ अवस्थित होती है, जाइलम वहिकाओं के बीच, मार्ग कोशिकाओं के बीच, सालनी नलिकाओं के बीच या मूल रोम के बीच में। ये आप पे क्वेश्चन छोड़ते हैं, ये आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। अब क्या है हमारा, पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है, ठीक है। पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है। यहाँ पे बताया था जल आपके जड़ से अवशोषित किया जा रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, केवल ऊपर की ओर, केवल नीचे, या ऊपर और नीचे दोनों की ओर। आपको पता है खनिज है और जल लवण केवल कहाँ होती है, ऊपर की ओर ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड पूरा मैंने इससे पहले भी जो भी आपके क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या हो गया आपके कराए जा चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो सारा जो टॉपिक पढ़ाया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी से है, साथ में आपके सारे बुक्स हैं उससे भी दिए गए हैं। पूरा एक एक जो इमेज है वो जो इस तरीके से लिया गया है कि आपको सारा सटीक समझ में आ जाए, ठीक है। फिर साथ में हम लोग क्वेश्चन भी करते चले जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को ये समझ में आ जा रहा है, ठीक है, कि किस तरीके से हमको प्रैक्टिस करनी है आपको एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और फर्दर जितने भी एग्जाम्स आएंगे, ठीक है, सब के लिए। तो यहाँ पे जो भी मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है वो आप कमेंट कर दीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर संवहन जो है वो भी खत्म हो गया है। तो लगातार हमारे जो बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, ठीक है, जय प्रक्रम से रिलेटेड, ये सारे आपको खत्म होते हैं, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। आपके जय प्रक्रम के क्वेश्चन भी सारे अवेलेबल हैं एक साथ, ऑब्जेक्टिव भी आपके, ठीक है, लेक्चर आप देख सकते हो, वहाँ पे भी हमने अपलोड किया हुआ है कि एक साथ आपके सारे ऑब्जेक्टिव मिल सकते हैं, ठीक है। अगर करना हो कभी प्रैक्टिस तो फटाफट वो उससे भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से इसका हो गया है आपका। बाकी के लिए नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नया चैप्टर से मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, लाइक शेयर तो जरूर ही कर दीजिएगा। बाकी ठीक है, थैंक यू।